क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने दिखा दिया कि माँ की ममता क्या होती है, जिसने दिखा दिया कि भले ही आपके पास बेशुमार पैसा और पॉलिटिकल पावर हो, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसे झुठला नहीं पाएंगे और सच्चाई के सामने घुटने टेकना पड़ जाएगा। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट नीतीश कटारा मर्डर मिस्ट्री। ये कहानी शुरू होती है नीतीश कटारा नाम के एक आदमी से जिसकी उम्र 23 वर्ष थी और स्वभाव से यह बेहद ही विनम्र और मजाकिया था। नीतीश के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और इनकी मां नीलम कटारा गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर थीं। नीतीश का एक छोटा भाई भी था, नितिन कटारा। साल 1998 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT से नीतीश MBA करने चला गया। वहाँ एक लड़की भारती यादव भी पढ़ने आई थी जिसके पिता यूपी के दबंग नेता धर्मपाल यादव यानी DP यादव थे और जेसिका लाल हत्याकांड में शामिल विकास यादव इनके भाई थे। भारती यादव नीतीश की क्लासमेट थी तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती होनी ही थी। समय के साथ इनको एक दूसरे से प्यार भी हो गया। नीतीश जानता था कि भारती की फैमिली कौन है, लेकिन भारती अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। साल 2000 में नीतीश ने दिल्ली की एक कंपनी ज्वाइन कर ली। उन दिनों इनके पिता की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। भारती यादव भी अपने घर चली गई। नीतीश कटारा और भारती यादव के बीच तो दूरी बढ़ गई, लेकिन इस दूरी से प्यार भी बढ़ने लगा। शुरुआत में भारती नीतीश को छोटे मोटे फूलों के गुलदस्ते और चिट्ठियां भेजती थी, लेकिन आगे चलकर महंगे फूलों के गुलदस्तों के साइज और भी बढ़ने लगे। एक दिन नीतीश ने अपनी माँ को भारती के बारे में बताया और ये भी कहा कि माँ, मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन भारती के पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी और घर में हो। नीतीश की माँ भी भारती से पहले मिल चुकी थी और वो भी नीतीश के दोस्त के तौर पर। उन्हें भी भारती बहुत पसंद थी। नीलम कटारा को भारती के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता था और वो इससे थोड़ी डरी थी कि पता नहीं उसके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। साल 1999 में जेसिका लाल हत्याकांड में भारती यादव के भाई विकास यादव का नाम भी शामिल था और हर रोज इनका नाम अखबारों में छपता था। वहीं भारती यादव के पिता DP यादव उत्तर प्रदेश के एक दबंग नेता थे। बड़े बड़े नेता इनसे डरते थे। इनके खिलाफ 9 मर्डर्स, 3 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर्स, वसूली, डकैती, अपहरण और भी कई मामले दर्ज थे। ये 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। इस परिवार का ऐसा बैकग्राउंड जहां इनसे लोग डरते हों, वहीं इसके उलट नीतीश कटारा का सीधा साधा परिवार। भला इन दोनों परिवारों का तालमेल कैसे बैठेगा। भारती यादव नीतीश को इतने महंगे महंगे गुलदस्ते भेजती थी कि अगर नीतीश भी ऐसे गुलदस्ते भेजे तो महीने भर की सैलरी इसी में चली जाएगी। नीलम कटारा सोचती है कि जिस तरह की लाइफ वो जीती है, पता नहीं हम उसे दे पाएंगे या नहीं। तब नीतीश अपनी माँ से कहता है, भारती वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसा आप सोच रही हो। उसे हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती हैं, जैसे पूरे परिवार के साथ डिनर करने जाकर या कहीं घूमने जाकर, वैसी भारती को कभी भी नहीं मिली। उसके पिता ने अपने परिवार की खुशियों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। भारती यहाँ अपने परिवार से ज्यादा खुश रहेगी। यह सुनकर नीलम कटारा ने कहा कि मैं खुद DP यादव से रिश्ते की बात करने जाऊंगी, लेकिन नीतीश ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भारती की शादी वो लोग गैर बिरादरी में कभी भी नहीं करेंगे। भारती ने कहा कि वो खुद इस बारे में अपने पिता से बात करेगी। बस वो अपने भाइयों के कहीं जाने का इंतजार कर रही है ताकि वो सच्चाई जानकर हमें नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन किसी तरह विकास यादव को भारती और नीतीश कटारा के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद भारती के भाइयों ने कई बार नीतीश और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी, लेकिन नीतीश इन सब धमकियों पर ध्यान नहीं देता था। भारती यादव को कभी ऐसा मौका नहीं मिला जिससे वो अपने पिता DP यादव से बात कर सके। 16 फरवरी 2002 में भारती यादव और नीतीश कटारा अपने एक कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की शादी में मिले और वो शादी गाजियाबाद में थी। उस शादी में भारती यादव का भाई विकास यादव, माँ उमलेश यादव, बहन मिथाली यादव और मामा का लड़का विशाल यादव भी आए हुए थे। नीतीश कटारा अपने एक दोस्त भरत दिवाकर के साथ टैक्सी से शादी में आया था। शादी में विकास यादव और विशाल यादव ने अपनी बहन भारती को नीतीश के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा। वो दोनों साथ में डांस भी कर रहे थे और साथ में फोटो भी खिंचा रहे थे। यह देखकर इन दोनों भाइयों का गुस्सा आसमान छूने लगा। उनको शक तो पहले से ही था, अब वो यकीन में बदल गया। वो दोनों मिलकर अब नीतीश को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीतीश की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके बाद वो दोनों शराब पीने चले गए। इधर नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ खाना खाने चला गया। तब तक विशाल यादव नशे में धुत होकर नीतीश के पास आया और उससे उसकी निजी जानकारी के बारे में पूछने लगा, जैसे उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, वगैरह वगैरह। नीतीश अपने खाने की थाली को टेबल पर रखकर भरत से बोला, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद नीतीश विशाल के साथ साइड में चला गया। विकास यादव भी उन पर नजर जमाए हुए था। जैसे ही वो साइड में गए, विकास भी वहाँ पहुँच गया। किसी तरह बहला फुसलाकर उन दोनों ने नीतीश को टाटा सफारी में बैठा लिया। उस टाटा सफारी में विकास यादव, विशाल यादव और नीतीश कटारा के अलावा एक और शख्स मौजूद था, सुखदेव पहलवान। ये आदमी सुपारी लेकर लोगों की हत्या करता था।
शादी में ही विकास ने सुखदेव पहलवान को बुला लिया था और जब वो पहुंच गया तभी इन दोनों ने नीतीश को कार में बिठाया था। वो तीनों मिलकर नीतीश को शादी वाली जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा नाम के जगह पर ले गए। हाईवे से अलग वो एक सुनसान ब्रिज के नीचे ले गए, जहां उन्होंने नीतीश को गाड़ी से नीचे उतारा और तीनों मिलकर नीतीश को बेरहमी से मारने पीटने लगे। विकास यादव का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। उसने गाड़ी से एक हथौड़ा निकाला और नीतीश के सर पर जोर जोर से मारने लगा। उनकी मार से नीतीश इतना पस्त हो चुका था कि उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद उन्होंने कार से डीजल का गैलन निकाला और उस डीजल को नीतीश पर छिड़क कर आग लगा दी। लाश ठीक तरह से जली भी नहीं थी और वो तीनों इसे ऐसे ही छोड़ वहाँ से भाग गए। शादी से जब घर जाने की बारी आई तो नीतीश का दोस्त भरत नीतीश को ढूंढने लगा। शादी में रात के करीब 11 बजे नीतीश के पास विशाल यादव आया था और अपने साथ बात करने के लिए ले गया था। 2.5-3 घंटे से भरत ने नीतीश को नहीं देखा था। भरत ने शादी में जान पहचान के लोगों को नीतीश के बारे में बताया और सभी नीतीश को ढूंढने लगे। रात के करीब 3 बजे भरत टैक्सी से नीतीश के घर गया और उसकी मां से कहा कि नीतीश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक लड़के के साथ बात करने के लिए गया था, लेकिन अब तक 3 घंटे बीत गए और नीतीश का कुछ पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर नीतीश की मां नीलम कटारा घबरा गई और तुरंत भारती यादव को कॉल किया। फोन पर भारती ने कहा कि वो खुद नीतीश को ढूंढ रही हैं। भारती यादव ने यह भी कहा कि उनके भाई भी 2-3 घंटे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारती यादव ने नीलम कटारा को अपने पिता डीपी यादव का फोन नंबर दिया और कहा कि आप एक बार पापा से बात करिए। नीलम कटारा ने डीपी यादव को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। कुछ देर बाद भारती ने नीलम कटारा को वापस फोन किया और पुलिस में कंप्लेंट करने की बात कही। जब सुबह तक नीतीश का कुछ पता नहीं चला तो नीलम कटारा ने गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस थाने में नीतीश के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी दर्ज करवाया कि नीतीश आखिरी बार विशाल यादव और विकास यादव के साथ देखा गया था। 17 फरवरी 2002 को ही एक आदमी ने खुर्जा नाम के इलाके में एक ब्रिज के नीचे अधजली लाश देखी, जिसकी पहचान करना लगभग असंभव था। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस भी जब वहां पहुंची तो उस लाश को देखकर दंग रह गई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की और यह पता लगाना शुरू कर दिया कि कहीं आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं। गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन में नीलम कटारा द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट की वजह से 20 फरवरी 2002 को नीलम कटारा को लाश की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। नीलम कटारा अपने सगे संबंधियों के साथ पुलिस स्टेशन गईं। उस लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई पहचान पाए, लेकिन नीलम कटारा ने जब उसका हाथ देखा जो जलने से बच गया था तो तुरंत पहचान गई कि वो उनका बेटा नीतीश है। लाश के पास से एक वॉच भी मिली थी जो नीतीश कटारा की ही थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश की मां पर क्या बीती होगी। जैसे तैसे करके उन्होंने खुद को संभाला और मन ही मन उन्होंने प्रण लिया कि अपने बेटे को न्याय दिलाकर रहेंगी। इस वक्त अगर वो टूट गई तो अपने बेटे को कभी न्याय नहीं दिला पाएंगी। नीलम कटारा ने उसी वक्त अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि दिल्ली में DNA टेस्ट कहाँ पर होता है। जो जेसिका लाल हत्याकांड में हुआ वो नीतीश की मां को अच्छे से पता था। उसमें तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बदल दी गई थी। वो यह नहीं चाहती थी कि नीतीश के साथ भी ऐसा हो। नीलम कटारा ने पुलिस वालों से कहा कि नीतीश को गाजियाबाद नहीं दिल्ली लेकर जाएंगे। जैसे तैसे सोर्स बैठाकर लाश को दिल्ली लाया गया। आपको बता दें कि नीतीश कटारा के खानदान में ज़्यादातर लोग हाई रैंक्ड ऑफिसर थे। दिल्ली की एक लैब में DNA की जांच हुई और रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि यह लाश नीलम कटारा के बेटे की ही है। चूँकि आरोपी यूपी के बाहुबली नेता DP यादव के घर के थे, इसीलिए यह खबर मीडिया में फैल गई। पुलिस पर भी प्रेशर पड़ने लगा। एक तरफ आरोपी यूपी के जाने माने नेता के घर के थे तो उनका प्रेशर, नीलम कटारा की फैमिली में भी बड़े बड़े अधिकारी थे तो उनकी तरफ से केस को जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर, और मीडिया का प्रेशर तो था ही। 16 फरवरी की रात शादी में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नीतीश कटारा को विशाल यादव, विकास यादव और एक अनजान आदमी के साथ टाटा सफारी में जाते हुए देखा था। मेहमानों की गवाही के बाद पुलिस उन तीनों को ढूंढने लग गई। 11 मार्च 2002 को कहीं से पुलिस को वो टाटा सफारी भी मिल गई जो इस हत्याकांड में यूज हुई थी। 23 अप्रैल 2002 को मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन पर विकास और विशाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 25 अप्रैल 2002 तक पूछताछ करने के बाद उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और तीसरे शख्स के बारे में भी बताया। वो था सुखदेव पहलवान। इस बयान को पुलिस ने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन जब वो दोनों कोर्ट में गए तो अपने बयान से पलट गए। एक न्यूज चैनल के हाथ ये रिकॉर्डिंग लग गई थी और उस चैनल ने टेलीकास्ट भी कर दिया, लेकिन DP यादव के प्रेशर की वजह से वो रिकॉर्डिंग कभी दोबारा टेलीकास्ट नहीं हुई और दूसरे किसी चैनल के हाथ भी नहीं लग पाई। 25 अप्रैल को विकास यादव और विशाल यादव ने जिस पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया के सामने अपने जुर्म को कबूल किया था वो भी कोर्ट में जाते ही पलट गया। और तो और उनके बयान रिकॉर्ड करने वाले कांस्टेबल ब्रिजमोहन मिश्रा को तो कोर्ट में पेशी होने नहीं दिया गया। यह सब इंस्पेक्टर भदौरिया का किया धरा था, क्योंकि DP यादव ने उन्हें रातों रात अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था। यह मुकदमा गाजियाबाद में चल रहा था और यहाँ DP यादव का दबदबा था, इसलिए कोई भी वकील नीलम कटारा के केस को लेने के लिए तैयार नहीं था, और जो होता भी DP यादव उन्हें धन और बल से चुप करा
देते थे। एक वकील नीलम कटारा की तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो तो डीपी यादव का भेजा हुआ मोहरा था और उस वकील ने इस केस के सबसे इम्पोर्टेंट गवाह को ही लिस्ट से निकाल दिया और वो थी भारती यादव। साल 2002 से 2004 तक विकास यादव को 66 बार बेल मिली और वो भी बिना किसी वजह के। नीलम कटारा समझ चुकी थी कि अगर यह केस यूपी में रहा तो न्याय मिलना असंभव हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका दायर कर दी। 23 अगस्त 2002 को सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली और केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। 23 नवंबर 2002 को कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव के खिलाफ आरोप तय कर लिए। अभी तक सुखदेव पहलवान पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया था, उसके लिए एक अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। साल 2005 में सुखदेव पहलवान गिरफ्तार हो गया। इस तरफ नीतीश की मां अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी और वहीं एक बाप डीपी यादव अपने बेटे और भांजे को इस केस से निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। जब नीतीश के मौत की खबर सबको हुई तो डीपी यादव अपनी बेटी को पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड भेज दिया। उन्हें अच्छे से पता था कि भारती ने अगर कोर्ट में बयान दिया तो दिक्कत हो जाएगी। भारती यादव ने नीतीश के भाई नितिन कटारा को इंग्लैंड से एक ईमेल भेजा जिसमें उसने बताया कि डीपी यादव ने ही विकास और विशाल से नीतीश को रास्ते से हटाने का काम दिया था, क्योंकि नीतीश उनके परिवार पर काले धब्बे के समान था। उस शादी में मौजूद मेहमानों से जब पुलिस ने नीतीश के बारे में पूछा तो वहाँ भारती यादव भी मौजूद थीं, जिन्होंने कहा कि नीतीश कटारा से वो बहुत प्यार करती हैं। कुछ दिनों बाद जब भारती से दोबारा पूछताछ हुई तो वो अपने पिछले बयान से पलट गईं और कहा कि नीतीश उनका क्लासमेट था और एक अच्छा दोस्त भी था। इन सब चीजों के अलावा एक ऐसा भी चश्मदीद गवाह था जिसने विकास और विशाल के साथ नीतीश कटारा को टाटा सफारी में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था और तो और उस गाड़ी में एक आदमी पहले से मौजूद था। इस गवाह का नाम अजय कटारा था। अजय नीलम कटारा के साथ अंत तक खड़ा रहा। अजय के परिवार पर कई बार हमला किया गया और तो और इनकी पत्नी को किडनैप करने की कोशिश भी की गई थी। 7 अप्रैल 2003 को कोर्ट ने भारती यादव को पेश होने का पहला समन जारी किया। ऐसे ही उनको कई नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आई। भारती यादव कहाँ हैं उनके परिवार को भी नहीं पता, ऐसा उनका कहना था। नीलम कटारा जानती थी कि अगर भारती यादव यहाँ आई भी तो परिवार का ही साथ देंगी। फिर भी नीलम कटारा कोर्ट से अपील करती रही कि भारती यादव की गवाही रिकॉर्ड किया जाए। कोर्ट में पेश न होने पर जज ने भारती का पासपोर्ट रद्द करने और भगौड़ा घोषित करने की बात कह दी। 30 नवंबर 2006 को भारती का वीजा भी खत्म होने वाला था। वीज़ा खत्म होने के बाद अगर यह इंग्लैंड में रुकी रही तो यह इलीगल होगा। मजबूर होकर भारती को वापस इंडिया आना पड़ गया। 25 अप्रैल 2006 को भारती की कोर्ट में पेशी हुई। उसने अपने बयान में बताया कि नीतीश उनका एक अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं। उससे जब ईमेल्स के बारे में पूछे गए तो उसने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो ईमेल आईडी उनकी नहीं है, लेकिन उसने मान लिया कि नीतीश कटारा को उसने फूलों के गुलदस्ते और कार्ड्स भेजे थे। 2 अप्रैल 2008 से 23 अप्रैल 2008 तक इस मामले की लगातार सुनवाई हुई और सेशन कोर्ट ने मान लिया कि यह हत्या ऑनर किलिंग थी। 28 मई 2008 को कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को दोषी पाया और 30 मई 2008 को अपहरण करने, कत्ल करने और सबूतों को मिटाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस गया। 25 अप्रैल 2014 तक कोर्ट में हियरिंग्स हुई और 6 फरवरी 2015 को इन दोनों को बिना किसी छूट के जेल में 30 साल बिताने थे और सुखदेव पहलवान को 25 साल। 3 अक्टूबर 2016 को जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा।